हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। तो लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन देखा था। मोटी मोटी बातें हमने ये देखी थी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं कि पहले वेक्टर की हेड से नेक्स्ट वेक्टर की टेल को जोड़ देते हैं। जिन भी दो वेक्टर्स को मुझे ऐड करना हो और जो रिजल्टेंट आता है वो आता है फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड पे, और जो रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम किस तरीके से निकालते हैं उसका फॉर्मूला हमने देखा था। फिर हमने देखा था पैरेललोग्राम लॉ, जिसके अंदर हम दो वेक्टर्स जिनको हमको ऐड करना है उनको टेल टू टेल जोड़ते हैं और उनको ये बात बोलते हैं कि दीज आर दी एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं बीच में से आएगा, मतलब डायगोनल हमको देगी रिजल्टेंट, और जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं बीच में से होगा और जो कॉमन पॉइंट जो होगा वहां पे उस रिजल्टेंट की टेल होगी। और जो रिजल्ट हमारे पास ट्रायंगल लॉ से आते हैं वही रिजल्ट हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ से भी आते हैं। चलिए सबसे पहले जो फॉर्मुलेज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ हमको क्या क्या बात बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर की हेड से नेक्स्ट वेक्टर की टेल को जोड़िए और जो फर्स्ट वेक्टर की टेल होगी उससे लास्ट वेक्टर के हेड को जोड़िए, तो ये मुझे देगा रिजल्टेंट। अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है और ये एंगल अगर अल्फा है तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि रिजल्टेंट का जो स्क्वायर होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और जो रिजल्टेंट ए के साथ एंगल बनाता है वो होता है tan अल्फा, इट इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। यस और नो? पैरेललोग्राम लॉ के अंदर हम क्या करते हैं कि कहानी तो सारी सेम ही होती है, बस हम टेल टू टेल इनको ज्वाइन करते हैं। ये मेरे पास ए वेक्टर, ये मेरे पास बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल मेरे पास थीटा, तो रिजल्टेंट कहीं मेरे पास बीच में से आएगा। दिस इज आवर रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट जो ए के साथ एंगल बना रहा है वो है मेरे पास अल्फा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और इसके लिए भी जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है वो यही आता है और जो अल्फा आता है वो भी यही आता है, और यही आना भी चाहिए। भैया वेक्टर सेम एंगल सेम है तो मेरे पास रिजल्ट अलग क्यों आएगा, है ना? क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल सेम है, तो रिजल्ट भी हमारे पास बिल्कुल सेम ही आना चाहिए। तो हम इस तरीके से वेक्टर एडिशन करते हैं। आई होप इसके अंदर किसी को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए तो अब इसके बेसिस पे कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। बढ़िया बढ़िया सवाल आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज को बेसिक से सवाल उठाएंगे, अच्छे लेवल के सवाल भी करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला सवाल क्या है। तो सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद अटेम्प्ट करना है। खुद ट्राई करोगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे, आईक्यू अच्छे से बढ़ेगा। यस और नो? अभी हमारा काम फटाफट सॉल्व करके या फिर आंसर को जान के, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सॉल्व करता रहूंगा, आप देखते रहोगे, तो आपका आईक्यू नहीं बढ़ेगा। जब तक आप पेन नहीं चलाओगे आपका आईक्यू नहीं बढ़ेगा। नहीं आता है कोई बात नहीं, एक बार देख लो। उससे क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सवाल देखा, वीडियो को पॉज किया, खुद अटेम्प्ट किया, फिर क्या हुआ कि आपको फॉर एग्जांपल आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर आपने वीडियो सॉल्यूशन देखा, तो आपका आईक्यू इतना अच्छा बढ़ेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर इसी तरीके का कोई भी सवाल आएगा तो आपके दिमाग में फट से क्लिक करेगा, हाँ यार ये मुझे उस टाइम आया नहीं था, सर ने बताया था, उसके बाद मुझे स्ट्राइक कर गया था कि हाँ यार ये ऐसे 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 होता है। तो आपका आईक्यू बढ़ेगा, आईक्यू बढ़ेगा तो मार्क्स अच्छे खासे आएंगे आपके लिए, है ना? तो बस दिस इज ऑल, द एग्जाम इज ऑल अबाउट आईक्यू। अगर आपका आईक्यू अच्छा है तो आप पेपर को अच्छे से मैनेज करोगे, किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं दोगे, तो ये सारी चीजें मैटर करती है, सिर्फ नॉलेज मैटर नहीं करती है। आप पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हो वो भी मैटर करता है, और वो डिपेंड करता है आपके आईक्यू के ऊपर। ओके, तो अभी आपकी इनिशियल स्टेज है तैयारी की, तो आप है ना अपने कोशिश करो कि अपना आईक्यू जितना अच्छा बढ़ा सको। चैट जीपीटी पे कभी ना जाओ, किसी भी सवाल के सॉल्यूशन के लिए चैट जीपीटी के ऊपर कभी ना जाओ। चैट जीपीटी के ऊपर जाओगे आंसर आपको मिल जाएगा, आपको आंसर से थोड़ी मतलब है, आपको जो अपनी नॉलेज बढ़ानी है ना, तो नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको खुद को पेन चलाना पड़ेगा। जितने ज्यादा आप पेन चलाओगे उतना ज्यादा आपका आईक्यू बढ़ेगा, उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपके दिमाग में चीजें रहेगी। ओके, चलिए तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, चलिए क्या सवाल है मेरे पास। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज 3 and 2 respectively and angle between them is 60 degree. Find the magnitude of resultant and angle made by resultant with A. तो भाई बस फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। क्या बात बोली है कि मेरे पास दो वेक्टर्स है,
एक ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मुझे गिवन में है 3। एक है मेरे पास बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड मुझे गिवन में है 2। इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमको निकालना है। ठीक है भैया। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। ए कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 2 इंटू 3 इंटू 2 2 इज हाँ। और कॉस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 60। तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 13 प्लस 2 2 जा 4 एंड या फिर cos 60 हमारे पास क्या होता है, cos 60 हमारे पास होता है 1/2। तो ये 2 से ये 2 गया तो 13 प्लस 6 हमारे पास हो जाएगा विच इज इक्वल टू रूट 19। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना हो जाएगा रूट 19। अब ये जो रिजल्टेंट है ए के साथ कितना एंगल बना रहा है उसके लिए हम ये बात जानते हैं कि tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। चलिए b मेरे पास कितना है, b है मेरे पास 2, साइन थीटा, थीटा है 60 डिग्री तो साइन 60 डिवाइडेड बाय a है मेरे पास 3 प्लस 2 कॉस 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है रूट 3/2, तो 2 इंटू रूट 3/2 प्लस 3 प्लस 2 कॉस 60 होता है 1/2। इससे ये गया तो इससे ये गया तो रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4। ये मेरे पास आया tan अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये वो एंगल होगा जो रिजल्टेंट हमारे पास ए के साथ बना रहा होगा। अब कई बार क्या होगा कि आपके आपके साथ क्या होगा कई बार कि अगर आपको ये बात बोली गई है कि रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बना रहा है तो आप ऐसे लिखते हो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर यही आपसे ये बात पूछ ली जाती कि रिजल्टेंट बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, बात समझ आई कि रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बना रहा है वो तो हमने निकाल लिया। अब कोई आपसे ये बात पूछ ले कि रिजल्टेंट बी के साथ कितना एंगल बना रहा है तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी तो हमको ये बात पता नहीं है कि ये एंगल कितना है। अगर ये और ये इस तरीके से है तो हम ये बात जानते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ के अंदर इन दोनों का जो एंगल होगा मतलब इस तरीके से जो रिजल्टेंट आएगा ए और बी का रिजल्टेंट आएगा ये कहीं यहां पे आएगा, बीच में से निकलेगा। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये कितना होगा थीटा माइनस अल्फा। तो इस तरीके से भी आप चीजों को सोच सकते हो और समझ सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो आप क्या करो अल्फा निकाल के थीटा माइनस अल्फा कर लो, तो उस तरीके से भी आप चीजों को सोच सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, क्या बोला है अ ब्लॉक इज अप्लाइड टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन ईच। वन फोर्स इज एक्टिंग ईस्ट एंड अदर फोर्स एक्टिंग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बात बोली है कि मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड मेरे पास सेम है 5 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में। दूसरा फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है 5 न्यूटन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ये डायरेक्शन लिखना सिखाया था। अगर ये ईस्ट है तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऊपर आएगा तो कहीं यहां पे मेरे पास 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये जो एंगल होगा ये मेरे पास कितना होगा 60 डिग्री। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना होगा। अब फोर्स मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट आप 5 + 5 10 तो नहीं बोल सकते। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का दो वेक्टर से मेरे पास एक का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन दूसरे का मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन। तो इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो किससे निकालोगे, एक तो वो फॉर्मूला है r = रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos थीटा। एक और फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि जब भी मेरे पास दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है थीटा एंगल पे है तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है 2a cos θ/2। तो मैं डायरेक्टली उसी फॉर्मूले से निकालूंगा। रिजल्टेंट मेरे पास कितना आएगा 2a cos θ/2। ए की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन तो 2 ×
5 और एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा cos 60 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 5 इंटू cos 30 कितना होता है √3/2, इससे ये गया, तो ये आ जाएगा 5√3, कितना आ जाएगा 5√3। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब इसमें वैसे तो पूछा नहीं है, लेकिन अगर आपसे ये बात पूछ ली जाती कि भैया रिजल्टेंट जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा बनाऊं, इस तरफ मेरे पास 5 न्यूटन है, इस तरफ मेरे पास 5 न्यूटन है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री। ठीक है, हम ये बात जानते हैं कि रिजल्टेंट कहीं बीच में से जाएगा, यस और नो, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ में हमने ये सीखा था कि रिजल्टेंट डायगोनल हमको बताती है, तो मतलब कहीं ना कहीं बीच में से जाएगा। अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो क्या हम वो निकाल सकते हैं क्या? एक बार निकाल के देखते हैं, इससे काफी अच्छा रिजल्ट आएगा जो हमारे फिजिक्स के अंदर सवालों को काफी आसान करेगा। चलिए, अगर मैं आपसे लेट्स से मैं ये बात बोल रहा हूं कि रिजल्टेंट मेरे पास कहीं यहां से गुजरेगा, दिस इज आवर रिजल्टेंट, और ये ए के साथ, मतलब लेट्स से इसको मैंने ए बोला और इसको मैंने बी बोला, है ना, तो ये ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो हमको फॉर्मूला पता है, यस और नो, तो tan अल्फा हमारे पास क्या होता है, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ए और बी का मैग्नीट्यूड तो मेरे पास सेम ही है, तो यहां से 5 कॉमन आएगा, यहां से 5 ऊपर जाएगा, तो 5 कॉमन आके ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ बचेगा साइन 60। यार फिर एक बार लिख लेते हैं ना, बी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 कॉस 60। अब देखो यहां से 5 कॉमन आके इससे कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो देखो यहां से क्या बचेगा √3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 मेरे पास हो जाएगा 3/2, इससे ये गया, तो ये क्या बनेगा √3 डिवाइडेड बाय 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, सिखाया था मैंने आपको, √3 इंटू √3, एक √3 से एक √3 गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√3। ये मेरे पास क्या आया tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 आई, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री, यस और नो, तो अल्फा मेरे पास कितना आएगा 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिजल्टेंट है ये कहीं एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास बराबर है। अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर के अलोंग निकलेगा, मतलब दोनों एंगल के बिल्कुल सेंटर से पास होता हुआ जाएगा, ताकि ये ए से भी 30 डिग्री का एंगल बनाए और बी से भी कहीं 30 डिग्री का एंगल बनाए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इसी से आप एक थ्योरी और डेवलप कर सकते हो कि हम ये बात जानते हैं कि ए और बी का रिजल्टेंट है हमारे पास आर। अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और बी का मैग्नीट्यूड कम होगा तो रिजल्टेंट कहीं ए के नजदीक होगा, और अगर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट कहीं बी के नजदीक होगा। आप चाहो तो इससे ये थ्योरी भी बना सकते हो। क्या बात है कि लेट्स से नोट में ये बात लिख लो, लेट्स से मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है मेरे पास ए, बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है मेरे पास बी, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां पे आएगा। लेट्स से जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ अल्फा 1 एंगल बना रहा है और बी के साथ अल्फा 2 एंगल बना रहा है। बात समझ आई? रिजल्टेंट जो है वो ए के साथ अल्फा 1 एंगल बना रहा है और बी के साथ अल्फा 2 एंगल बना रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो रिजल्टेंट होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसकी तरफ लीन होगा। तो इसी चीज को अगर मैं थियोरेटिकली लिखना चाहूं तो मैं क्या बात बोल सकता हूं, दैट इफ मैग्नीट्यूड को हम सिर्फ ए से डिनोट करते हैं, तो ए इज ग्रेटर देन बी, देन अल्फा 1 विल बी लेस देन अल्फा 2। अल्फा 1 छोटा होगा तो रिजल्टेंट ए के ज्यादा करीब होगा। इसी तरीके से एक और बात आप लिख सकते हो, दैट इफ
a इज लेस देन b, मतलब b बड़ा है, b बड़ा है तो रिजल्टेंट मेरे पास b के ज्यादा करीब होगा, b के ज्यादा करीब होगा तो अल्फा 1 बड़ा होगा और अल्फा 2 छोटा होगा। और अगर मेरे पास दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं ये बात बोल सकता हूं दैट अल्फा 1 विल बी इक्वल्स टू अल्फा 2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है कि मेरा जो रिजल्टेंट होगा वो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसकी तरफ लीन होगा, उसके ज्यादा करीब होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, क्या बोला है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा if magnitude of resultant is equal to magnitude of either vector then find the angle theta। क्या बात बोली है कि दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड मेरे पास सेम है। लेट्स से मेरे पास कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर और एक और वेक्टर है बी वेक्टर, ए वेक्टर है और एक और वेक्टर है बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास ए है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास ए है। और मुझे सवाल के अंदर क्या बात बोली है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी मेरे पास जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड है उसके बराबर ही है। तो आप मुझे ये बात बताइए कि ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा। अब हम ये बात जानते हैं कि जब भी मेरे पास दो इक्वल वेक्टर है, थीटा एंगल के ऊपर है, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है 2a cos थीटा बाई 2। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी a है तो मैं इसको लिख सकता हूं cos थीटा बाई 2। चलिए, तो 2a, a से a गया, ये 2 इधर आएगा तो 1/2 इट इज इक्वल्स टू cos थीटा बाई 2। कॉस ऑफ समथिंग इसकी वैल्यू 1/2 कब आती है, कॉस ऑफ समथिंग इसकी वैल्यू 1/2 कब आती है, जब अंदर लिखी हुई क्वांटिटी, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू 1/2 है, तो ये कब होगी, जब थीटा बाई 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, यस और नो। और थीटा बाई 2 की वैल्यू 60 डिग्री होगी, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई एक ए वेक्टर ऐसे है जिसका मैग्नीट्यूड मेरे पास ए है, तो दूसरा वेक्टर बी कुछ ऐसे होना चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड भी मेरे पास ए हो, ताकि मेरे पास जो रिजल्टेंट आए वो कुछ इस तरीके से आए कि इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास ए हो। ये जो टोटल एंगल होगा ये होगा 120 डिग्री। और अभी हमने पढ़ा कि जब भी मेरे पास दो इक्वल वेक्टर्स होंगे तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में से निकलेगा, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा 60 डिग्री। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 7, 24 एंड 25। if a plus b is equals to c find angle between a and b। तो क्या बात बोली है कि a और b का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास c है, a b c तीनों का मैग्नीट्यूड मुझे गिवन में है, तो मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछी है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा। सिंपल सा फंडा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। हम ये बात जानते हैं कि रिजल्टेंट मेरे पास c है, मैं ये बात बोल सकता हूं कि c का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। c है मेरे पास कितना 25, 25 का स्क्वायर 625, इट शुड बी इक्वल्स टू a 7 का स्क्वायर इज 49 एंड b विच इज 24, 24 का स्क्वायर इज 576 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 24 cos थीटा, यस और नो। अब देखो 576 प्लस 49 ये हमारे पास कितना हो जाएगा 625, तो ये 625 इधर आएगा तो ये बनेगा 0, इट शुड बी इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इंटू 24 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, जब थीटा मेरे पास कितना हो 90 डिग्री, यस और नो। अब आप चाहते तो इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि मेरे पास ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो हमको दे रहा है सी। लेट्स से मेरे पास ए है इस तरीके से, बी है इस तरीके से, ए वेक्टर
बी वेक्टर, और जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड पे, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड पे, एंड दिस इज आवर रिजल्टेंट। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। आप चाहते तो इसको डायरेक्टली सोच सकते थे, क्यों? क्योंकि 7, 24 और 25 ये हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और ए और बी का रिजल्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर मुझे ऐसी कुछ सिचुएशन दिख रही है कि 7, 24 और 25 है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, तो एंगल मेरे पास 90 डिग्री ही होना है। आप चाहते तो चीजों को इस तरीके से भी सोच सकते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास? क्या बोला है? थ्री फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन, 3 न्यूटन एंड 6 न्यूटन acts at corner of a cube along three sides as shown in figure. Find the resultant of these forces in Newton. सोचिए इसके बारे में, जब तक पानी पी लेते हैं, कि कैसे हम रिजल्टेंट निकालेंगे इन सब फोर्सेस का, उसके बारे में सोचिए। आया क्या कुछ रिजल्ट? अरे बताओ भाई, क्या बात बोली है, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास तीन फोर्सेस है। एक फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर 2 न्यूटन का, एक फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन के अंदर 3 न्यूटन का, और एक फोर्स लग रहा है जेड डायरेक्शन के अंदर 6 न्यूटन का। तो एक तो तरीका क्या है हमारे पास सोचने का कि सर आपने अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि तीन वेक्टर का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं। ये कभी बताया क्या आपने? मैं बोलूंगा नहीं बताया बेटा, लेकिन दो वेक्टर का तो हमको आता है। दो वेक्टर के बारे में सोचते हैं, फिर इसका शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। देखो, कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि जो चीज नहीं पता हो, तो जो पता हो उससे निकालने का ट्राई करो। देखो, 3 और 2 का जो रिजल्टेंट आएगा कहीं बीच में से आएगा, दिस इज रिजल्टेंट R1। अब देखो, ये कुछ इस तरीके से है कि ये इधर 2 और ऊपर की तरफ 3 है, तो रिजल्टेंट कहीं यहां से आएगा। यस और नो? अब बात समझो, एक जा रहा है बाहर की तरफ और एक रिजल्टेंट यहां पे है, तो इसके और इसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां से आएगा। तो क्या करो, रिजल्टेंट के लिए दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इससे R1 आ जाएगा, और जो R1 आएगा उसका स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट के अंदर, इससे मेरे पास फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा। लेकिन इतना क्यों करना? अब जो भी मेरे पास फोर्स आएगा, जो भी मेरे पास रिजल्टेंट आएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मेरे पास एक्स डायरेक्शन के अंदर 2 न्यूटन का फोर्स है, वाई डायरेक्शन के अंदर 3 न्यूटन का फोर्स है, और जेड डायरेक्शन के अंदर 6 न्यूटन का फोर्स है? तो अगर मैं टोटल फोर्स लिखना चाहूं, तो क्या मैं 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 6k कैप ऐसे लिख सकता हूं क्या? यही मेरे पास टोटल फोर्स है, और मुझसे रिजल्टेंट पूछा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है। अरे यस और नो? और इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना क्या बड़ी बात है? रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 9 प्लस 6 का स्क्वायर इज 36। तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 4 13, 13, 9 और 4 13, 13 और 36 इज रूट ऑफ 49। रूट ऑफ 49 हमारे पास कितना आ जाएगा? 7। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? 7 न्यूटन। 7 न्यूटन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास? क्या बोला है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे गिवन में है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे गिवन में है 1, और मुझसे सवाल में ये बात पूछी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कि इनमें से कौन सा ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉसिबल है। एग्जैक्टली है या नहीं ये बात तो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन क्या क्या पॉसिबल है वो हमसे सवाल के अंदर पूछा है। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन, क्या इनका मैग्नीट्यूड 2 पॉसिबल है क्या? आप मुझे सोच के बताइए कि क्या इसका मैग्नीट्यूड 2 पॉसिबल है क्या? अगर आपका आंसर आ गया है, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है, क्या इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास 4 पॉसिबल है क्या? अगर आपका आंसर आ गया,
तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास, ऐसा नहीं है कि एक ही सही होगा, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। अगर आपका आंसर आ गया तो अगला ऑप्शन, क्या इनका मैग्नीट्यूड 0 पॉसिबल है क्या? अगर आंसर आ गया तो अगला ऑप्शन, क्या इनका मैग्नीट्यूड 5 पॉसिबल है क्या? अगर आंसर आ गया तो क्या इसका मैग्नीट्यूड -1 पॉसिबल है क्या? आप मुझे सोच के बताइए। तो सोचिए, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी मेरे पास दो वेक्टर्स होंगे, उनके मैग्नीट्यूड मुझे पता है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। और मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कितनी आती है? a+b करके। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि रिजल्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी a+b करके, मतलब मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐड करके। तो 3 + 1 विल बी 4। और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी a-b करके, या फिर इसका मॉड लगा के। a कितना है? 3 - 1 विल बी 2, तो ये आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट होगा वो 2 और 4 के बीच में होगा। यस और नो? 2 से एक भी कम, मतलब 1.99 भी आंसर नहीं हो सकता, और 4 से एक भी ज्यादा, मतलब 4.00001 भी रिजल्टेंट नहीं आ सकता। 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, उनके बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं सारे नंबर आ सकते हैं। इससे ऊपर नहीं जाएगा और इससे कम नहीं होगा। यस और नो? तो चलिए, सबसे पहले पहला ऑप्शन, क्या 2 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और ये कब होगा? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 180 डिग्री। यस और नो? मिनिमम कब आती है? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 180 डिग्री। क्या 4 पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या 0 पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। 2 से छोटा पॉसिबल नहीं है। क्या 5 पॉसिबल है क्या? नहीं। 4 से बड़ा है तो नहीं पॉसिबल है। क्या -1 पॉसिबल है क्या? नहीं, -1 भी पॉसिबल नहीं है। कोई ये बात पूछ ले कि क्या 3 पॉसिबल है क्या? तो 3 बिल्कुल पॉसिबल है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 3 भी हमारे पास पॉसिबल है। तो ये कहां से कहां तक वैरी करेगा? 2 से लेके 4 तक। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इसीलिए हमने जो लास्ट स्टेटमेंट लिखवाया था वो यही था कि जो भी रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास a-b की मिनिमम वैल्यू से, या फिर हमने डायरेक्टली यही बात की थी कि a-b से तो बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, या और a+b से छोटा या इसके बराबर होगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास? क्या बोला है? द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस, द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस वुड बी। क्या बात बोली है कि मेरे पास दो फोर्सेस है। लेट्स से एक फोर्स है F1, वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लेट्स से मैंने बोला F है, और दूसरा जो फोर्स है वो डबल है पहले वाले का। लेट्स से मैंने बोला F2 वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना हो जाएगा? 2F। और जो रिजल्टेंट है मेरे पास वो परपेंडिकुलर है स्मॉलर फोर्स के। रिजल्टेंट हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है स्मॉलर फोर्स के। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। तो लेट्स से मेरे पास स्मॉलर फोर्स है F1 इस डायरेक्शन के अंदर। इन दोनों में से छोटा कौन है? F1 ही है। रिजल्टेंट मेरे पास परपेंडिकुलर आना चाहिए। इसका मतलब जो F2 फोर्स आएगा वो कहीं ऐसे आएगा, जो F2 फोर्स आएगा वो कहीं ऐसे आएगा, और जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं ऐसे आएगा। ऐसा और नो? तभी तो मेरे पास रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होगा F1 फोर्स के। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि एंगल बिटवीन F1 और F2 के बीच में कितना एंगल होगा, ये बात मुझसे पूछी है। ठीक है भैया, अब देखो, F1 की वैल्यू मुझे गिवन में है कितनी? F। F2 की वैल्यू मुझे गिवन में है कितनी? 2F। अब बात समझो कि हम ये बात जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2F के बराबर। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? F के बराबर। तो क्या मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूं? लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड है R, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि 2F का स्क्वायर इट शुड बी इक्वल्स टू F का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा? 2F का स्क्वायर इज 4F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर इज 3F स्क्वायर। तो R मेरे पास कितना आ जाएगा? √3 टाइम्स F। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना आ जाएगा?
√3 टाइम्स एफ। और अगर एक बार मेरे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया और इस एंगल को मैं अल्फा बोल रहा हूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि tan अल्फा मेरे पास कितना आ जाएगा? tan अल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर है मेरे पास √3f डिवाइडेड बाय बेस मेरे पास कितना है f। इससे ये गया, tan अल्फा की वैल्यू आई √3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना होगा? 60 डिग्री। यस और नो? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आया समझ में? अरे यस और नो? अरे बोलो वहां बैठे बैठे, आया समझ में? आंसर 60 डिग्री होगा? पक्का? सोच लो। नहीं, ये गलत है। क्यों आंसर 60 डिग्री नहीं होगा? क्योंकि बेटा ये जो अल्फा है, क्या ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स है? नहीं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स के लिए तो आपको हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ सर, आपने बताया था, हम तो भूल ही गए ना। तो हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इसको पैरेलल शिफ्ट करोगे तो दिस विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ये कितना होगा? ये पूरा 180 डिग्री होता है, 180 माइनस 60, ये कितना होगा? 120 डिग्री। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना आएगा? 120 डिग्री। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब एक बात बताओ कि क्या मुझे ये जो एंगल है इसको निकालने के लिए रिजल्टेंट को निकालने की आवश्यकता थी क्या? नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा मन किया कि मैं आपको एक बार रिजल्टेंट निकालना तो सिखा दूं, यस और नो, ताकि आपको कभी अगर इस तरीके का कुछ सवाल आ जाए तो आपको दिमाग में फटाफट स्ट्राइक करे। ओके, चलिए, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इस सवाल के अंदर नहीं थी, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज हमने यहाँ पे सीखी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास? क्या बोला है? इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स आर 10 एंड 5, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स। क्या बात बोली है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट मेरे पास कितनी है? 10 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालिए। चलिए, अब हम ये बात जानते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका जो रिजल्टेंट है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मेरे पास कैसे आती है? a प्लस बी से, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 0, और ये कितना गिवन में है? 10। और a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब जो रिजल्टेंट आएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी कब आती है? a माइनस बी से, और ये कितनी गिवन में है? 5। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि a और b की वैल्यू कितनी होगी। तो इक्वेशन दो अननोन सवाल को सॉल्व कर लो, यस और नो। क्या करो? दोनों इक्वेशन को हमारे पास ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे, प्लस बी से माइनस बी गया, यहां पे आ जाएगा 2a, इट शुड बी इक्वल्स टू 10 प्लस 5 विल बी 15। 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 15। अरे यार, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15/2 विच इज इक्वल्स टू 7.5। अब a की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो। लेट्स से मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, 7.5 माइनस बी इट इज इक्वल्स टू 5। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7.5 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 2.5। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 7.5, और b की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 2.5। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास? क्या बोला है? सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 16, रिजल्टेंट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 एंड इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स। क्या बोली है कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 16। अब इससे आप मुझे ये बात बताओ कि आप क्या समझिए। एक इससे आप ये समझिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू 16 है, या फिर a प्लस बी, इसकी वैल्यू 16 है। आप सोचिए इसके बारे में कि इसका मतलब क्या है, कि a वेक्टर प्लस बी वेक्टर 16 है या a प्लस बी 16 है। तो लैंग्वेज को पढ़ के क्वेश्चन को डिकोड करना भी एक अच्छी स्किल है जो हमको आनी चाहिए। एग्जाम में ये काफी काम आएगी। जब आप जेईई मेंस के 2026 का सवाल देखोगे रोटेशनल मोशन का, तो कई बच्चे क्या 60% ऑफ द बच्चे सिर्फ और सिर्फ सवाल को लैंग्वेज अच्छे से नहीं पढ़ पाने की वजह से गलत करके आए, और वो लैंग्वेज कंफ्यूजिंग थी भी सही, है ना।
तो अच्छे से अगर लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाओगे तो आप बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो, है ना? क्योंकि एग्जाम में लैंग्वेज आएगी। यस और नो? चलिए, तो हमको क्या बात बोली है कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड का सम, तो मैग्नीट्यूड का सम तो a प्लस बी इज इक्वल टू 16 होगा, ना कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 16। फिर क्या बात बोली है कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है मेरे पास 8, रिजल्टेंट मेरे पास 8 है एंड इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर। लेट्स से मैंने ये बात बोल दी कि a वेक्टर जो है मेरे पास ये स्मॉलर वेक्टर है। सर ए वेक्टर स्मॉलर वेक्टर है, आपने तो ये बात बोली थी कि वेक्टर कंपैरिजन एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अब आप बोल रहे हो कि ए वेक्टर स्मॉलर वेक्टर है। तो जब मास्टर ने ये बात बोली थी कि वेक्टर कंपैरिजन एग्जिस्ट नहीं करता, वहीं पे ही मास्टर ने एक बात और बोली थी कि हम आम भाषा में ये बात बोल देते हैं कि ए वेक्टर इज लेस देन बी वेक्टर। इसका मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड कम है ए का बी से। बात समझ आई? तो आधा ज्ञान हानिकारक है। ओके, चलिए, तो ए वेक्टर स्मॉलर वेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास कम है। फिर क्या बात बोली है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स। ठीक है भैया, अब बात समझो कि लेट्स से दिस इज आवर ए वेक्टर, ये स्मॉलर वेक्टर, और जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है ए के, तो रिजल्टेंट कहीं यहां पे आएगा और कहीं इस तरीके से मेरे पास बी वेक्टर होना चाहिए। यस और नो? बात समझ आई? ठीक है भैया, अब बात समझो कि a प्लस बी मुझे 16 गिवन में है और रिजल्टेंट मेरे पास 8 गिवन में है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि रिजल्टेंट का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा? यस और नो? आई होप इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भैया, तो रिजल्टेंट मेरे पास कितना आया 8, तो 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस, सॉरी इट शुड बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बात समझो, cos थीटा, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल रहा हूं तो cos थीटा, और इस एंगल को अगर मैं अल्फा बोल रहा हूं तो cos थीटा को मैं क्या cos 180 माइनस अल्फा लिख सकता हूं। आई होप इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cos 180 माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस cos अल्फा। यस और नो? आई होप इसके अंदर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। माइनस cos अल्फा लिखा हुआ है, और cos अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस विच इज a बाई बी, तो माइनस a बाई बी। क्या यही होगा मेरे पास? तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस a बाई बी। तो ये b से ये b गया, तो 64 मेरे पास कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। यस और नो? तो 64 मेरे पास कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 64 मेरे पास कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, बी प्लस ए एंड बी माइनस ए। बी प्लस ए की वैल्यू मुझे गिवन में है 16, तो 64 इट इज इक्वल टू 16 इंटू बी माइनस ए। 16 वन जा 16 फोर जा, तो बी माइनस ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4। बी माइनस ए की वैल्यू आई 4 और बी प्लस ए की वैल्यू कितनी थी, 16। तो क्या करो, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे इससे ये जाएगा, 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। b की वैल्यू 10 आ गई, इसको कहीं भी पुट कर दो, यहां पे पुट कर दो, तो b की वैल्यू मेरे पास आई 10। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, तो 10 माइनस a इट इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू 6 आएगी और b की वैल्यू मेरे पास 10 आएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इसी चीज को एक और तरीके से भी सोचा जा सकता था। कैसे सोचा जा सकता था कि यहीं पे देख लो, हमने ये बात कही कि यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, रिजल्टेंट की वैल्यू हमको गिवन में है 8, और क्या गिवन में, और कुछ नहीं गिवन में। जो देखो, अगर मैं a को x मान लेता हूं तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 माइनस x। क्यों? क्योंकि a प्लस बी मेरे पास 16 है, तो a को अगर मैंने x माना तो b की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस x। अब क्या लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो।
तो मेथड 2 में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, विच इज 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इट इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, क्या बोला है, कीपिंग वन वेक्टर कांस्टेंट इफ डायरेक्शन ऑफ अदर्स टू बी एडेड इन द फर्स्ट वेक्टर इज चेंज्ड कंटिन्यूअसली, टिप ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर डिस्क्राइब्स अ सर्कल। काफी बेहतरीन सवाल है और हल्का सा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो मतलब बढ़िया सवाल बनता है ये, है ना। तो हल्का सा दिमाग आपको लगाना है, वीडियो को पॉज करना है और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर सवाल को अटेम्प्ट करना है ना। तो अच्छा सवाल है, दिमाग लगेगा इसके अंदर, है ना। चलिए, तो वीडियो को पॉज करके आप करोगे, मैं थोड़ी रुका रहूंगा, है ना। चलिए मैं आपको सवाल बताता हूँ। क्या बात बोली है कि कीपिंग वन वेक्टर कांस्टेंट इफ डायरेक्शन ऑफ अदर to be added in the first vector is changed continuously, tip of the resultant vector describes a circle। क्या बात बोली है कि मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर a, दूसरा वेक्टर है b। अब मैं क्या कर रहा हूं, a को तो कांस्टेंट रख रहा हूं और b को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा हूं, मतलब b के डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा हूं। अब a और b का जो रिजल्टेंट है वो है मेरे पास r। जैसे जैसे मैं b को चेंज करता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे पास जो रिजल्टेंट होगा वो भी कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा। अरे यस और नो, आई होप इसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं है कि जैसे जैसे मैं बी को चेंज करूंगा वैसे वैसे रिजल्टेंट चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, थोड़ी देर बाद मेरे पास बी कहीं यहां पे आ जाएगा तो रिजल्टेंट हमारे पास कहां पे आएगा, रिजल्टेंट कहीं यहां पे आ जाएगा। थोड़ी देर बाद हमारे पास बी कहीं यहां पे आ जाएगा तो रिजल्टेंट हमारे पास कहीं यहां पे आ जाएगा। तो जैसे जैसे मैं बी की डायरेक्शन को चेंज करता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे पास रिजल्टेंट भी चेंज होता जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। मुझसे सवाल के अंदर क्या बात पूछी है कि अभी के लिए इसको मिटा देता हूं, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। अब क्या बात बोली है कि जो रिजल्टेंट की टिप है ना, ये घुमाते जाओगे घुमाते जाओगे घुमाते जाओगे तो एक सर्कुलर मोशन करेगी जिसकी जो रेडियस होगी वो मेरे पास बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। In the following figure, vector A is kept constant. When vector B added to A changes its direction, the tip of the resultant vector R is equals to A plus B describes the circle of radius B with its center at the tip of vector A। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसकी रेडियस मेरे पास कितनी होगी, B के बराबर, और इसका जो टेल है वो मेरे पास यहाँ पे होगी जहां पे A वेक्टर की हेड है। फिर क्या बात बोली है, मैक्सिमम एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड द रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वुड बी। मतलब जो रिजल्टेंट होगा और ए होगा इसके बीच में जो एंगल है ये थीटा है, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी और कितनी होगी, मुझसे सवाल के अंदर ये बात पूछी है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो सवाल है ये मल्टीपल करेक्ट आंसर है ना, सिर्फ सिंगल करेक्ट आंसर नहीं है, इसके एक से ज्यादा आंसर है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं बताता हूं, देखो अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल पहले बी वेक्टर यहां पे था, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा। कभी कभी हमको ऐसा एहसास होता है कि जब मेरे पास ये यहां पे होगा, बी वेक्टर यहां पे होगा, तब मेरे पास जो एंगल होगा ए और बी के बीच में वो मैक्सिमम होगा। क्या आपको भी ऐसा एहसास हो रहा है क्या कि ये जो थीटा आएगा, थीटा की ये जो वैल्यू आएगी ये मैक्सिमम आएगी? आपको भी ऐसा एहसास हो रहा है क्या? अगर एहसास हो रहा है तो आपका एहसास गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप सवाल को जरा और गौर से देखोगे और इसको थोड़ा और आगे लेके जाओगे, घुमाते 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 थोड़ा और आगे लेके आओ, कुछ ऐसे लेके आओ कि जो मेरा रिजल्टेंट है ये हमारे पास टेंजेंट बन जाए, कुछ इस तरीके से। जैसे ही रिजल्टेंट मेरे पास टेंजेंट बनेगा, अब एंगल देखो, अब क्या एंगल में सुधार देखने को मिल रहा है, मतलब थोड़ा बड़ा दिख रहा है। यस और नो? कौन सा एंगल बड़ा है? कौन सा एंगल बड़ा है? ये नीचे वाला थीटा या इसके जस्ट ऊपर वाला? ये एंगल देखो, ये वाला एंगल बड़ा है। यस और नो? तो जब मेरे पास रिजल्टेंट एक्ट करेगा एज अ टेंजेंट
तब मेरे पास जो थीटा होगा वो मैक्सिमम होगा। जैसे ही हल्का सा टेंजेंट से आगे आएगा, अगेन वो एंगल डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब रिजल्टेंट और रिजल्टेंट एक्ट करेगा एज अ टेंजेंट, तब मेरे पास जो एंगल आएगा ए और रिजल्टेंट के बीच में, वो एंगल मेरे पास मैक्सिमम होगा। यस और नो? अब बात को जरा गौर से समझो। अभी के लिए मैं इसको मिटा देता हूं, ये नीचे वाली है जो हमने परपेंडिकुलर बनाई थी। अभी के लिए इसको मिटा देते हैं डायग्राम की सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। ये हमारे पास जो थीटा होगा ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब बात को जरा गौर से समझो। हम ये बात जानते हैं कि छोटी क्लासेस में हमने ये पढ़ा है कि अगर मैं किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाता हूं, तो जो वो रेडियस होती है, रेडियस से टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है। मतलब टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होती है। यस और नो? ठीक है भैया। ये एंगल अगर 90 डिग्री है और ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये 90 डिग्री और ये आर, तो ये अगर मुझे थीटा निकालना है, ये अगर थीटा निकालना है तो इस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर मुझे टेन थीटा लिखना है, अगर मुझे टेन थीटा लिखना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा? देखो, ये है मेरे पास परपेंडिकुलर, ये आर जो है, सॉरी, ये जो बी है ये है मेरे पास परपेंडिकुलर, और ये जो आर है ये है मेरे पास बेस, और ये जो ए है ये है मेरे पास हाइपोटेनियस। इससे हमको अंदाजा लगाना है। अब अगर मैं tan थीटा लिखता हूं तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है? बी वेक्टर, तो बी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर, या फिर मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो बी बाय आर, ये मेरे पास tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा हमारे पास क्या होगा? बी बाय आर, तो थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा? tan इनवर्स बी बाय आर। यस और नो? कैपिटल आर लिख लो, या फिर स्मॉल आर से हमको डिनोट कर रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। स्मॉल आर से डिनोट कर रखा है तो आप इसको स्मॉल आर से डिनोट कर लो। बात समझ आई? अरे यस और नो? तो इस तरीके से आप tan थीटा निकाल सकते हो। अब देखो, एक ऑप्शन तो हमारे पास ये करेक्ट हो गया। अब क्या मैं आर को, ये जो मेरे पास बेस है, इसको हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख सकता हूं? तो इसी चीज को लिखने का एक तरीका और है, विच इज tan इनवर्स बी रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट हो जाएगा। अब दो ऑप्शंस मेरे पास है और है कॉस के टर्म में। अगर मैं कॉस की बात करूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो आर बाई ए होगा। तो इसी चीज को कॉस थीटा के टर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा आर बाय ए। तो थीटा मेरे पास एक तरीके से और लिखा जा सकता है, विच इज कॉस इनवर्स आर बाय ए, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 3rd। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो इसके हमारे पास 3 ऑप्शंस करेक्ट होंगे, विच इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमारे वेक्टर एडिशन के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्या बात बोली है कि सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर आपको निकालना है, मतलब कोई एक ए वेक्टर है, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है बी वेक्टर को, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा? मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। अब सब्ट्रैक्शन हमारे पास ऐसा कुछ फिनोमिना होता नहीं है, ये मेड अप फिनोमिना है। हम कुछ नहीं करते हैं, हम ए वेक्टर के अंदर ऐड कर देते हैं नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। इसी को ही हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बोल देते हैं कि ए वेक्टर के अंदर नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर को ऐड कर दिया, वही हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो जाता है। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई एक ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक है भैया, और लेट्स से इस डायरेक्शन में मेरे पास है बी वेक्टर, ठीक है भैया। ये एंगल, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। अब माइनस बी वेक्टर अगर मैं देखूं तो हमने नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर निकालना सीखा था कि बी को अपोजिट कर दो और मैग्नीट्यूड मेरे पास सेम रहेगा। लेट्स से ए का मैग्नीट्यूड है ए और बी का मैग्नीट्यूड है बी, तो ये मेरे पास इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी वेक्टर आएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी मेरे पास
बी ही रहेगा। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। बात समझ आई? अब ये एंगल थीटा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये एंगल मेरे पास 180 माइनस थीटा होगा? अरे यस और नो? अब मुझे करना क्या है? अगर मुझे a माइनस बी वेक्टर निकालना है तो a वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है माइनस बी वेक्टर के साथ। तो पहले जहां पे एंगल थीटा होता था तो हम लिखते थे कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे एंगल थीटा ना होके a और माइनस बी के बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा। तो हमारे जो पुराने फॉर्मूले आए थे उसके अंदर अगर मैं थीटा की जगह 180 माइनस थीटा कर दूंगा तो क्या मेरे पास रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा? बिल्कुल निकल के आ जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दिस वुड बी द आंसर ऑफ या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यस और नो? आई होप इसके अंदर किसी को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब जो बी वेक्टर है उसको रिवर्स कर दो, उसका नेगेटिव वेक्टर निकाल लो। अब इसका और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं यहां पे आएगा, कहीं इन दोनों के बीच में से आएगा। सो दिस वुड बी द ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आई होप इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कोई आपसे ये बात पूछ ले कि लेट्स से ये एंगल है मेरे पास, अल्फा एंगल है, तो ये अल्फा निकालो। तो आपने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ cos थीटा की जगह माइनस cos थीटा लिख दिया है। तो अगेन आप ये बात लिख सकते हो कि tan अल्फा मेरे पास क्या हो जाएगा? b sin थीटा। sin थीटा की जगह 180 माइनस थीटा लिखोगे तो sin 180 माइनस थीटा sin थीटा ही रहता है, तो b sin थीटा ही रहेगा डिवाइडेड बाय a माइनस b cos थीटा। तो यहाँ पे क्योंकि cos थीटा की जगह माइनस cos थीटा आ जाएगा तो b sin थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस b cos थीटा, ये हमारे पास tan अल्फा आ जाएगा। तो बस मोटी मोटी बात हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए यही थी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब इसके अंदर हमारे पास एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या स्पेशल केस आता है कि अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। लेट्स से ये है मेरे पास ए, और अच्छा यहाँ पे ये जो थीटा है ना, यहाँ पे ये जो थीटा है दिस इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यस और नो? इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास फॉर्मूले आए इसके अंदर जो थीटा होता है वो होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है। हाँ, मैं क्या बात बोल रहा था कि स्पेशल केस आता है जहां पे मेरे पास ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और थीटा मेरे पास एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होता है। थीटा मेरे पास ए और बी के बीच में एंगल होता है। तो हम क्या करेंगे इस केस के लिए? हम ये बात जानते हैं कि रिजल्टेंट मेरे पास क्या होता है? रूट ऑफ ए का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर तो उसका मैग्नीट्यूड भी ए ही है तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab, तो अगेन ए इंटू ए विच इज ए का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे माइनस आता है, मैं खुद भूल गया क्योंकि हमारे पास रिजल्टेंट में माइनस आता है, तो आप कंफ्यूज ना हो तो इसीलिए मैंने लिख दिया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिए तो ये कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा। अब बात समझो, 1 माइनस कॉस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं? हम ये बात जानते हैं कि कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे 2 थीटा था तो यहां पे थीटा आएगा, तो यहां पे अगर थीटा होता तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यस और नो? इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
इट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 2a स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो 2 और 2 का स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो 2, a स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो a, साइन स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो साइन थीटा बाय 2। तो इस केस के अंदर जो हमारे पास a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है वो आता है 2a साइन थीटा बाय 2। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपको याद होना चाहिए। जब हम एडिशन करते थे तो वहां पे आता था 2a cos थीटा बाय 2, और जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वहां पे आता है 2a sin थीटा बाय 2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए एक सवाल सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स के ऊपर, जिससे हमारे पास थोड़ी क्लैरिटी आएगी। चलिए, क्या बात बोली है कि मेरे पास कॉलम 1 के अंदर कुछ डायग्राम्स गिवन में हैं और कॉलम 2 के अंदर मुझे ये बात बतानी है कि कौन सा वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या हो रहा है इसके अंदर। तो आपको बेसिक फंडा वही लगाना है कि फर्स्ट वेक्टर की हेड से नेक्स्ट वेक्टर की टेल जुड़ रही है, उसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो फर्स्ट वेक्टर की हेड से नेक्स्ट वेक्टर की टेल जुड़ रही है, यस और नो, और नेक्स्ट वेक्टर की टेल से फिर नेक्स्ट वेक्टर की हेड जुड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है कि अगर मैं सी वेक्टर को उल्टा कर दूं, क्या कर दूं, सी वेक्टर को उल्टा कर दूं, तो क्या ये माइनस सी वेक्टर हो जाएगा, यस और नो। अब इसको देखो कि ए वेक्टर फर्स्ट वेक्टर की हेड से नेक्स्ट वेक्टर की टेल और फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर का हेड जुड़ रहा है, तो इसके लिए सिचुएशन क्या बनेगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इट इज इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इट इज इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर। यहां पे देखो ये तो सिंपल ही है, फर्स्ट वेक्टर की हेड से नेक्स्ट वेक्टर की टेल जुड़ रही है और फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर का हेड जुड़ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या बात बोल सकता हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इट इज इक्वल्स टू सी वेक्टर। तो ए प्लस बी इट इज इक्वल्स टू सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस। यहां पे देखो फर्स्ट वेक्टर की टेल से फर्स्ट वेक्टर के हेड से नेक्स्ट वेक्टर की टेल जुड़ रही है और फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर का हेड जुड़ रहा है। तो यहां पे मैं ये बात बोल सकता हूं कि सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, यस और नो। यहां पे देखो फर्स्ट वेक्टर की टेल से फर्स्ट वेक्टर के हेड से नेक्स्ट वेक्टर की टेल जुड़ रही है और फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर का हेड जुड़ रहा है। तो यहां से मैं क्या बात बोल सकता हूं, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इट इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। अब इसको देखो c प्लस बी इज इक्वल्स टू ए, मेरे पास क्या क्या बचा है, r और s हो गए। तो c प्लस बी इट इज इक्वल्स टू ए, यहां से इसको मॉडिफाई करो, a वेक्टर ये उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा b प्लस सी। क्या यही बन रहा है, a वेक्टर इज इक्वल्स टू b प्लस सी विच इज आवर ऑप्शन नंबर सी। यहां पे देखो डी ऑप्शन में क्या बन रहा है, c प्लस ए इज इक्वल्स टू बी, क्या बचा, क्यू ही बचा, ये इस तरफ चला जाएगा तो b वेक्टर इट इज इक्वल्स टू c वेक्टर प्लस a वेक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, q। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कब काम में आता है, पॉलीगन लॉ हमारे पास कब काम आता है, जब हमको दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो। तो हम ये बात बोल सकते हैं इट इज यूज्ड टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स। दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर मेरे पास है उनको ऐड करना हो तो हमारे पास यूज होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है ये लॉ, पॉलीगन लॉ मतलब अलग अलग, मतलब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा जिसके साइड हो उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी और तीसरा वेक्टर मेरे पास सी। तो क्या कहता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहले आसान भाषा में समझाता हूं कि जब भी आपको दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना हो तो उनको इस तरीके से अरेंज करो कि फर्स्ट वेक्टर की हेड से नेक्स्ट वेक्टर की टेल
नेक्स्ट वेक्टर के हेड से नेक्स्ट वेक्टर की टेल, इस तरीके से जोड़ रहे हो, और जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा वो आएगा फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर का हेड। तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, क्या हो गया इसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इस तरीके से हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है। क्या कहता है कि इफ द वेक्टर्स व्हिच नीड्स टू बी एडेड आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर मतलब फर्स्ट वेक्टर के हेड से नेक्स्ट वेक्टर की टेल, नेक्स्ट वेक्टर के हेड से उसके नेक्स्ट वेक्टर की टेल, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय क्लोजिंग द पॉलीगन इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब अपोजिट साइड में, मतलब फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर का हेड। आसान भाषा में जो हम अभी तक ट्रायंगल लॉ के अंदर करते हुए आए थे वही करना है कि फर्स्ट वेक्टर की हेड से नेक्स्ट वेक्टर की टेल ऐसे जोड़ना है, और जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर का हेड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। बात समझ आई? आई होप इसके अंदर किसी को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, अगर आपको ये बात समझ में आई तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, अच्छा इसका एक प्रूफ भी है। क्या प्रूफ है, मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है कि ए और बी का अगर आप रिजल्टेंट देखोगे तो ये मेरे पास R1 यही रिजल्टेंट होगा, और R1 और C का रिजल्टेंट देखोगे तो वो R ही होगा, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर की हेड से नेक्स्ट वेक्टर का टेल, और ये हमारे पास R हमको रिजल्टेंट देगा। तो इस तरीके से भी चीजों को आप सोच सकते हो, कोई बड़ी बात उसके अंदर नहीं है। अगर मेरे पास क्लोज्ड पॉलीगन है, क्लोज्ड पॉलीगन है, क्लोज्ड पॉलीगन का मतलब क्या हुआ, क्लोज्ड पॉलीगन का मतलब हुआ कि लेट्स से ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये मेरे पास सी वेक्टर है कुछ इस तरीके से, और ये मेरे पास डी वेक्टर है। और अब अगर कोई मुझसे ये बात पूछ ली जाए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर ये क्या होगा, तो हमको रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर का हेड जोड़ना पड़ता है। फर्स्ट वेक्टर की टेल भी यही है और लास्ट वेक्टर का हेड भी यही है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा वो एक जीरो वेक्टर आएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। बात समझ आई कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, एक जीरो वेक्टर आएगा। इसी चीज को एक और तरीके से सोच सकते हो कि अगर मैं डी को रिवर्स कर दूं, इफ साइन ऑफ एनी वेक्टर, या फिर डायरेक्शन लिख लो, इफ डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज रिवर्स्ड, then its sign will also get reversed. Its sign will also gets रिवर्स्ड। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर के अंदर हमने यही बात तो सीखी थी कि साइन उसका रिवर्स हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डी को रिवर्स कर दूं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और डी को रिवर्स कर दिया तो ये डी वेक्टर। अब इसको देखो, क्या ये हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर का हेड जुड़ रहा है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो क्या ये डी वेक्टर होगा, नहीं ये माइनस डी वेक्टर होगा, क्योंकि डी तो हमारे पास इस डायरेक्शन में था, तो इट इज इक्वल टू माइनस डी वेक्टर। इसको इधर लाओगे तो वो प्लस डी हो जाएगा। अगेन वही बात हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो मोटी मोटी बात, अगर क्लोज पॉलीगन है तो रिजल्टेंट जीरो आएगा, और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमको ये कहता है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को जोड़ लो तो हमारे पास रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एक इंपॉर्टेंट बात। क्या इंपॉर्टेंट बात है, कोप्लेनर वेक्टर, सॉरी नोट, अगर मेरे पास कोप्लेनर वेक्टर्स है एट इक्वल एंगल,
एट इक्वल एंगल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट इक्वल एंगल। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास किसी एक प्लेन के अंदर एंगल्स है कुछ इस तरीके से कि लेट्स से यहां पे कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, यहां पे कोई बी वेक्टर है, यहां पे कोई सी वेक्टर है और यहां पे कोई डी वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड भी मेरे पास ए है, इसका मैग्नीट्यूड भी ए है, इसका मैग्नीट्यूड भी ए है और इसका मैग्नीट्यूड भी ए है, और इन सब के बीच में जो एंगल है वो मेरे पास बरोबर बरोबर है। तो इनका जो रिजल्टेंट आता है ये मेरे पास आता है 0। क्यों 0 आता है? इसका मैग्नीट्यूड इसके बरोबर है तो ये इसको कैंसिल कर देगा, इसका मैग्नीट्यूड इसके बरोबर है तो ये इसको कैंसिल कर देगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना आएगा? 0। इसी चीज को ऐसे भी सोच सकते हो कि मैं वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं। तो ए वेक्टर मेरे पास इधर, ये ऊपर की तरफ मेरे पास सी वेक्टर है तो ये मेरे पास सी वेक्टर, फिर क्या है, फिर इस तरफ मेरे पास बी वेक्टर है तो इस तरफ मेरे पास बी वेक्टर, और फिर नीचे की तरफ मेरे पास डी वेक्टर है तो इधर मेरे पास डी वेक्टर। क्लोज्ड पॉलीगन बन रहा है, क्लोज्ड पॉलीगन। तो मेरे पास रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 वेक्टर। आई होप यहाँ पे 0 वेक्टर, रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा? 0 वेक्टर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो आपके पास कई बार पूरी फिजिक्स के अंदर कुछ इस तरीके की सिचुएशन आएगी, इस तरीके की सिचुएशन आएगी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि लेट्स से यहाँ पे मेरे पास कोई एक एफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कोई मेरे पास एफ फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में कोई एफ फोर्स लग रहा है। तीनों के बीच में एंगल मेरे पास 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। तो इनका रिजल्टेंट हमारे पास कितना आएगा? 0 वेक्टर। मतलब इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना होगा? 0। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, लाइट चली गई है और आई थिंक टाइम भी हो ही गया है। कुछ छोटी छोटी बातें थी, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। ये सब चीजें आपको पढ़ के आनी है, इसके बेसिस पे कुछ सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।